सो हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे हो? तो आज का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर, क्योंकि कल हमने स्टोमच खत्म किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो आज हम चलेंगे टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स और उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन्स उठाएंगे। तो मोस्टली आज ये हो जाएगा। उसके बाद हम जो ऑर्गन्स है, एसेसरी ग्लैंड्स इसके हैं, दैट मींस पेनक्रियाज है, लिवर है, वो उसके बाद हम उठाएंगे। वो इंडिविजुअल उनके लिए एक ही लेक्चर में लाऊंगा। तो आज हम यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन्स तक खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो चलिए जी, लार्ज आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर चलते हैं, क्योंकि स्टोमक के बाद जो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो आपको पता ही है जो ये स्टोमक है, जो हमने कल पढ़ा था स्टोमक। तो स्टोमक के बाद क्या आता है? स्टोमक के बाद ये ऑर्गन जो है दिस इज डोडोनियम। ये डोडोनियम है, डोडोनियम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये बहुत सिंपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक मस्कुलर ट्यूब होता है। सिंपली क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होता है। इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर्स की लेंथ होती है इसकी। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज ये सबसे बड़ा होता है। लेंथ वाइज ये इंटेस्टाइन बड़ा है, बट अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर जो होता है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटे होते हैं लेकिन डायमीटर में बड़े होते हैं। पहला स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़े होते हैं लेकिन डायमीटर में छोटे होते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 6 मीटर से लेंथ होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स ये होते हैं। और ये निकलते कहां से है? फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पार्ट, तो ये जो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक था, पाइलोरिक पार्ट से, स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट से निकलता है सी शेप्ड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज सी शेप्ड पार्ट, दैट इज नोन एज डोडोनियम। तो यहाँ पर एक लिड होती है दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो मैंने कल बोला था आपको। तो दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज नोन एज डोडोनियम। और डोडोनियम की लेंथ अप टू 30 सेंटीमीटर्स की होती है। डोडोनियम सी शेप्ड होता है, इसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर्स। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन मैं यहाँ पर लिखूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये डिवाइड हो चुके हैं इनटू 3 पार्ट्स। वन इज नोन एज डोडोनियम, उसके बाद है जेजीनियम एंड देन इलियम। तो 3 पार्ट्स हो गए इसके। तो डोडोनियम जो है इट इज अ 30 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब। इट इज सी शेप्ड, ये सी शेप्ड होता है, कर्व्ड होता है यहाँ पर। और ये निकलता है फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट। तो ये डोडोनियम है, डोडोनियम के बाद ऐसे निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये डोडोनियम हो गया। डोडोनियम में जो ये सी शेप्ड कर्व आती है, इस कर्व में इसको हम डोडोनियम कनकैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज पेनक्रियास, ठीक है। और ये जो डोडोनियम है ना, डोडोनियम देखो, डोडोनियम में सबसे ज्यादा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन्स में, वो सबसे ज्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? डोडोनियम रीजन। और डोडोनियम में, डोडोनियम की एक और खास बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोडोनियम के इस सी शेप्ड कर्व में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, दैट ग्लैंड इज लीफ लाइक ग्लैंड, और उसको हम पेनक्रियास कहते हैं। तो पेनक्रियास की ओपनिंग जो है ना, पेनक्रियास कहाँ पर ओपन हो जाता है? वो डोडोनियम रीजन में ही ओपन हो जाता है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और जो हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो ओपन हो जाता है डोडोनियम। यहाँ पर लिवर होता है, यहाँ पर लिवर होता है, फॉर एग्जाम्पल इज द लिवर। लिवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है, उसके डक्ट्स भी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल के ओपन हो जाते हैं। कहां पर? वो ओपन हो जाते हैं डोडोनियम।
तो डोडोनियम में सेक्रीशन पहुंच जाती है, जो भी लिवर की सेक्रीशन होगी या पेनक्रियाज की सेक्रीशन होगी, वो कहां पर आ जाती है, वो डोडोनियम के रीजन में आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो दैट मींस बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट कौन रिसीव करता है, बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट रिसीव करता है डोडोनियम पार्ट। इसके बाद है जेजिनियम पार्ट। जेजिनियम जो पार्ट है ये बहुत ही कॉइलेड पार्ट होता है, दिस इज द कॉइलेड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजिनियम। तो अब जेजिनियम है, तो जेजिनियम क्या है, कॉइलेड पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल दिस वाज डोडोनियम एंड दिस इज नाउ जेजिनियम। देखो ये जेजिनियम, जेजिनियम। तो जेजिनियम क्या होता है, जेजिनियम, तो जेजिनियम होता है सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज मच कॉइलेड, मोर कॉइलेड, इट इज मोर कॉइलेड, और ये मस्कुलर तो होता ही है। और जेजिनियम की अगर लेंथ की बात हम करें तो 8 फीट इन लेंथ, ठीक है, 8 फीट इन लेंथ होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है दैट इज इलियम। तो इलियम जो है ना, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, दैट इज 12 फीट। तो ये 12 फीट से लेंथ होता है, और इलियम मोर कॉइलेड देन जेजिनियम, इज मोर कॉइलेड देन जेजिनियम। और इलियम देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज ये यहाँ पर लास्ट में, फिर ऐसे ऐसे ये पीछे पीछे आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलता है। तो जहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलता है, दैट इज जेजिनियम, ये इलियम। तो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसके दरमियान एक वैल्यू होती है, एक बाउंड्री होती है, दैट इज नोन एज इलियोसिकल वैल्यू, इलियोसिकल वैल्यू, ठीक है, इलियोसिकल वैल्यू होती है, इट्स अ बाउंड्री, इट्स अ जंक्शन बिटवीन द सीकम एंड इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसके दरमियान यहाँ पर एक जंक्शन होती है, दैट इज नोन एज इलियोसिकल वैल्यू, ठीक है। देखो ये तो ऊपर से हमने देख लिया कि 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज जेजिनियम, इलियम एंड डोडोनियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मैं यहाँ पर लिखूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए हैं, वन इज नोन एज डोडोनियम, then there is second, the middle part is known as jejunium, and the distal part, so distal part is ileum. So proximal part of small intestine is duodenum, this is the middle part, and this is the distal part of the small intestine. अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम इंटरनली बात करें एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो देखो ये ऐसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अंदर से अगर हम बात करें तो अंदर से क्या होता है, जो बाहर की लेयर होती है, जो इसकी वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल बहुत सारे लेयर्स की बनी होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है इंटेस्टाइनल वॉल की, दैट इज नोन एज सिरस, जैसे मैंने कल स्टोमक में पढ़ा। तो बाहर की लेयर हो गई सिरस, सिरस लेयर, और इसके अंदर कौन सी लेयर हो जाएगी, अब इसके अंदर हो जाएगी अब दैट इज मस्कुलरस, तो मसल लेयर होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मस्कुलर लेयर, ये मस्कुलर लेयर है, दिस इज मस्कुलर लेयर, और पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, लेकिन अंदर की तरफ फिर सर्कुलर मसल्स होती है, ऐसे मैं लिखूंगा सी शेप से मैं डिनोट करूंगा किनको, सर्कुलर मसल्स। तो हो गई दिस इज मस्कुलरस। तो सेकंड लेयर जो होती है, द सेकंड लेयर इज नोन एज मस्कुलरस, मस्कुलरस। और उसके बाद जो एक और लेयर होती है दैट इज नोन एज सब म्यूकोसल लेयर। तो सब म्यूकोसल लेयर में यहां बना दूंगा, दिस इज सब म्यूकोसल लेयर, और सब म्यूकोसल लेयर में क्या होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है,
blood vessels and nerves are present in submucosal layer. तो ये होगी submucosal layer. और उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज म्यूकोसा. और देखो ये म्यूकोसल लेयर में यहां पर आप बना दूंगा. अब ये 3 लेयर्स मैंने बना दिए. जो बाहर की लेयर होती है दैट सिरस लेयर, इसको हम ये बनी होती है पेरिटोनियम की. उसके बाद अंदर की लेयर होती है सिरस के अंदर की लेयर होती है मस्कुलरस, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है. लॉन्गिट्यूडनल बाहर की तरफ, सर्कुलर अंदर की तरफ. उसके बाद सब म्यूकोसल लेयर होती है. सब म्यूकोसल लेयर में नर्व्स और ये ब्लड वेसल सारी होती है. अब जो अंदर की लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की दैट इज नोन एज म्यूकोसल लेयर. और ये जो म्यूकोसल लेयर है ये फोल्ड हुई होती है इनटू सम म्यूकोसल फोल्ड्स. देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लेयर है और ये अंदर की लेयर में ऐसे बना दूंगा. इट इज हैविंग सम फोल्ड्स. ठीक है, ये म्यूकोसल लेयर के कुछ फोल्ड्स ऐसे हैं. ठीक, ऐसे ऐसे फोल्ड्स हैं. इन फोल्ड्स को हम विलाई कहते हैं. These folds are known as villi. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसल लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर जो है, म्यूकोसल लेयर में फोल्ड्स बने हैं. एंड दोस फोल्ड्स आर नोन एज these folds are known as villi. तो इन फोल्ड्स को क्या हम कहते हैं? villi. तो ये हो गए, दिस इज द म्यूकोसल लेयर. म्यूकोसल लेयर है ये. और म्यूकोसल लेयर में ये क्या बने हैं? दिस इज द म्यूकोसल लेयर. और म्यूकोसल लेयर में ये फोल्ड्स बने हैं. दीज म्यूकस फोल्ड्स आर नोन एज विलाइज. तो इनको हम क्या कहते हैं? विलाई. अब देखो विलाई जो है ना, यहां पर मैं विलाई का स्ट्रक्चर बना देता हूं. ये विलाई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसमें? इंटेस्टाइन्स में. ये विलाई ऐसे होता है. तो ये सेल्स के देखो, ये विलाई सेल्स के बने होते हैं, कोलमनर सेल्स. तो villi are lined by columnar cells and these columnar cells are known as anteriocytes. इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियोसाइट्स हम बोलते हैं. और ये जो विलाइज है, विलाइज के ऊपर देखो, विलाइज के ऊपर ये विलाइज होते हैं, दे आर जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. लेकिन इन विलाइज, इन एंटीरियोसाइट्स जो कोलमनर सेल्स होती है, इनके ऊपर फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है. दोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज माइक्रोविलाई. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको माइक्रोविलाई एंड विलाई. तो इन विलाइज में ही क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे कंटेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. जो ये म्यूकोसल लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर में ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं. लेकिन वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो म्यूकोसल लेयर में अंदर नहीं जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आते हैं. Now this is a typical intestinal gland. आप कहो villi and intestinal gland, this is one and the same thing. villi और intestinal gland, क्योंकि ये
एक साथ ही। अब दिस इज ए विलाई, देखो ये विलाई है, ये विलाई है। तो विलाई किनकी बनी है? एंटीरियोसाइट्स की। दीज आर एंटीरियर कोलमनर लाइक सेल्स की बनी होती है। तो विलाई किसके बने होते हैं? दे आर लाइनेड बाय 4 मिलियन विलाइज होते हैं। दे आर लाइनेड बाय columnar cells, columnar cells. So lined by columnar cells, and these columnar cells are known as anterocytes. इनको हम क्या बोलते हैं? Anterocytes. अब anterocytes के ऊपर hair like structures होते हैं, hair like structures on anterocytes, and these hair like structures are known as microvilli. उनको हम क्या कहते हैं? Microvilli. तो these are microvilli. ये microvilli हो गए, hair like structures. तो finger like structures कौन होते हैं? villi are finger like, they are finger like. लेकिन microvilli are they are formed on the villi. तो villi के ऊपर hair like structures होते हैं, those are known as microvilli. अब देखो ये यहाँ पर intestinal gland जो होते हैं ना, intestinal gland भी इसी में ही होते हैं. These are ये intestinal gland, देखो ये villi है, ये फिर एंटीरियोसाइट्स जहां जा रही है एंटीरियोसाइट्स, ये एट द बेस यहाँ पर जो एंटीरियोसाइट यहाँ पर जो सेल्स होती है वो क्या करती है? वो करती है माइटोसिस. हाँ, वो डिवीजन फेज में होती है और वो माइटोसिस करती है. ठीक है, तो वो माइटोसिस करती है और उसके बाद जो यहाँ से ये नई नई सेल्स बनती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जो इस विलाई को लाइन करती है. ठीक है, तो यहाँ पर बेस पर क्या होती है? यहाँ पर बेस पर कुछ एंटीरियोसाइट्स होते हैं जो डिवीजन करते हैं. फिर जो ये ऊपर नए नए जो एंटीरियोसाइट्स है ये ऊपर आ जाते हैं विलाई पर. जब ये विलाई पर आ जाते हैं तो वही एंटीरियोसाइट्स फिर क्या करती है? वही एंटीरियोसाइट्स फिर एंजाइम भी सेक्रेट करती है. ठीक है, वही क्या करती है? एंजाइम भी सेक्रेट. तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो भी ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन वो अपनी जो सेक्रेशन जो छोड़ते हैं वो किसमें? वो इनसाइड डीप इनटू द म्यूकस नहीं होते हैं, डीप इनटू द म्यूकस लेयर नहीं होते हैं, वो ऊपर ही होते हैं. जैसे कि ये है ना विलाई, तो विलाई में ही एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंडुलर सेल्स होती है. तो इस विलाई के अंदर जो ल्यूमेन है ना, इसका ल्यूमेन जो है, इसके ल्यूमेन के अंदर एक वेसल होती है, दैट इज नोन एज लैक्टोसील. लिम्फेटिक वेसल ही होती है, दैट इज नोन एज लैक्टोसील. और इसके अंदर फिर यहाँ से ब्लड कैपिलरीज निकलती है, आर्टरियोल्स निकलते हैं और वेन्यूल्स निकलती है. ठीक है, ये विलाई के अंदर होते हैं स्ट्रक्चर्स. लैक्टोसील होता है, दिस द सेंट्रल जो वेसल होती है, इट इज नोन एज लैक्टोसील. लिम्फेटिक वेसल होती है और आर्टरियोल्स होते हैं और वेन्यूल्स होते हैं. अब देखो यहाँ जो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये देखो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड का भी स्ट्रक्चर है और विलाई का भी स्ट्रक्चर है, और एंड सेम थिंग है. क्योंकि इसी में क्या होते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स होती है जहां से एंजाइम सेक्रेट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है गॉबलेट्स है, गॉबलेट्स है. तो गॉबलेट सेल्स क्या करती है? गॉबलेट सेल्स विल सेक्रेट म्यूकस, दे विल सेक्रेट म्यूकस. और ये ग्लैंड सेल्स हैं, दीज आर ग्लैंड सेल्स, ये ग्लैंड सेल्स, these are known as gland cells. ठीक है, ये gland cells हो गई. और ये proliferative cells है, यहाँ पर ये माइटोसिस करती है, फिर वो एंटीरियोसाइट्स ऊपर चली जाती है. ठीक है, columnar cells known as anterocytes. तो एंटीरियोसाइट्स ही क्या करती है? ये जो अगर मैं ग्लैंड इसका इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करूं तो इसमें बहुत सारी सेल्स होती है. एक सेल होती है आर्जेंटाफिन सेल. आर्जेंटाफिन सेल इंटेस्टाइनल ग्लैंड में एक सेल होती है, और ये आर्जेंटाफिन सेल, या इसको हम एंटीरोक्रोमाफिन सेल भी कहते हैं, एंटीरोक्रोमाफिन सेल. और ये सेक्रेट क्या करती है? दे विल सेक्रेट द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल हार्मोन, GI हार्मोन की सेक्रेट करती है. कौन? आर्जेंटाफिन सेल. इट विल सेक्रेट द GI हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स. इट विल सेक्रेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स. जैसे कि कल मैंने कहा था इट विल सेक्रेट सेरोटोनिन. इसी तरीके से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन सेक्रेट करती है, जो
जो किसी की सेक्रीशन, किसी ग्लैंड की सेक्रीशन को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो एक सेल ये भी होती है, और दूसरी सेल होती है दैट इज इसमें होती है ग्लैंड, दिस गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स क्या करती है, दे विल सेक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती है, और उसमें होती है एक नेथ सेल, यहाँ पर बेस पर होती है नेथ सेल, ठीक है। देयर इज अ नेथ सेल एट द बेस। तो नेथ सेल्स क्या करती है, नेथ सेल्स विल सेक्रेट डिफेंस सेल्स, दे विल सेक्रेट डिफेंस। तो डिफेंसिल्स देखो, सिंपली डिफेंसिल्स एक ऐसी सेक्रीशन है जो एंटी माइक्रोबल इन एक्शन होती है। तो दैट मींस नेथ सेल्स, दे आर एंटी माइक्रोबल सेल्स, दे विल सेक्रेट सम सब्सटेंसेस व्हिच विल किल द माइक्रोब्स। तो एंटी माइक्रोबल सब्सटेंस है ये, एंटी माइक्रोबल सब्सटेंस। तो माइक्रोब्स को किल करने के लिए सब्सटेंस डालते हैं नेथ सेल्स। दे विल सेक्रेट द डिफेंस सेल्स known and what are defense cells? Defense cells are simply the antimicrobial in action. They are simply antimicrobial in action. They are antimicrobial in action. अब इसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो भी जो भी फॉर एग्जांपल देखो, ये तो मैंने कहा कि जो विलाई और इसमें जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ना, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंडुलर सेल्स भी इसी में होती है, एंजाइमेटिक सेल्स भी इसी में होती है। और जो ये विलाइज है, विलाई एंड माइक्रोविलाइज, विलाई एंड माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो विलाइज होते हैं ना, विलाइज को हम क्या कहते हैं, विलाइज नोन एज, इट इज नोन एज एब्जॉर्बेटिव यूनिट। ये एब्जॉर्बेटिव यूनिट है, एब्जॉर्बेटिव यूनिट, एब्जॉर्बेटिव यूनिट, ठीक है। एब्जॉर्बेटिव यूनिट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और वो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन है, विलाइज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाइज और माइक्रोविलाइज, एक तो विलाई और माइक्रोविलाई को हम एब्जॉर्बेटिव यूनिट कहते हैं। और इससे फायदा क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये म्यूकोसा लेयर होती है, ये फोल्ड क्यों हुई होती है इनटू विलाई, इनटू फिंगर लाइक एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इससे उसका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, एब्जॉर्बेटिव एरिया बढ़ जाता है। तो एब्जॉर्बेटिव एरिया बढ़ गया, दैट मींस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। तो इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्बेटिव एरिया, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्बेटिव एरिया। तो एब्जॉर्बेटिव एरिया इंक्रीज हो जाता है, दैट विल लेड टू द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 80 to 90% जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ड्यू टू द विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंस। जो इसका म्यूकोसल लेयर होती है वो फिंगर लाइक एंड दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्ड हुई होती है, और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, they will increase the absorptive area और maximum absorption of nutrients इनसे होती है। फिर अब देखो, जो मैक्सिमम जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो मैंने अभी जो आपको बताया था विलाई का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जैसे टिपिकल इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी टैब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, उन्हीं में उनकी सेल्स होती है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं डेडोनियम रीजन में प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन द डेडोनियम रीजन। तो डेडोनियम रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या सेक्रेशन निकलती है, दे विल सेक्रेट अ सेक्रेशन नोन एज, उस कंप्लीट सेक्रेशन को हम, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो सेक्रेशन आती है, उस सेक्रेशन को हम सकस एंटेरिकस कहते हैं, सकस एंटेरिकस। तो सकस एंटेरिकस इज द सेक्रेशन which is released from the intestinal gland, ठीक है। और इस सकस एंटेरिकस जो है, सिंपली हम कहेंगे कि जो भी सेक्रेशन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आती है उसको हम सकस एंटेरिकस कहते हैं। और इस सकस एंटेरिकस में बहुत सारी, अगर मैं इसकी कंपोजिशन देखूं,
कंपोजिशन, कंपोजिशन दैट मींस इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो सेक्रीशन आती है उसकी कंपोजिशन में, दैट मींस सकस एंटेरिकस की कंपोजिशन में अगर मैं देखूं तो कंपोजिशन में क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इसमें होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं which are protein digesting enzymes। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इंटेस्टाइनल जो जूस हम कहते हैं या सिंपली सकस एंटेरिकस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें, इसमें होता है देयर इज अ डाइपेप्टाइडेज, इसमें होता है एमाइनोपेप्टाइडेज, तो डाइपेप्टाइडेज है, एमाइनोपेप्टाइडेज है, ये क्या होता है, दीज आर सिंपली द इनको हम ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, दीज आर बेसिकली द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। एमाइनोपेप्टाइडेज का दूसरा नाम भी है एरिप्सिन, इट इज आल्सो नोन एज एरिप्सिन, ठीक है, इट्स नोन एज एरिप्सिन। तो डाइपेप्टाइडेज हो गए, एमाइनोपेप्टाइडेज, ये हो गए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और दूसरे एंजाइम्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं इस सकस एंटेरिकस में, the another enzymes are, पहले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दूसरे एंजाइम्स हो गए एमाइलो या एमोलाइटिक, एमोलाइटिक एंजाइम्स। एमोलाइटिक एंजाइम्स को हम कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करें, इनको हम एमोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो यहां पर लिखूंगा मैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर नोन एज एमोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम इसके पास होता है, सक्रेस, उसके बाद माल्टेस, देन देयर इज लैक्टेस, आइसोमाल्टेस, लिमिट डेक्स्ट्रोनेस, ठीक है, सक्रेस हो गया, माल्टेस हो गया, लैक्टेस, आइसोमाल्टेस, लिमिट डेक्स्ट्रोनेस, काफी है। तो ये हो गए कौन से एमायोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि सिलेवरी एमाइलेज है, इंटेस्टाइन, जैसे कि हम इंटेस्टाइनल एमाइलेज भी कहते हैं, तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज, दीज आर द इंटेस्टाइनल एमाइलेजेस, ठीक है, इनको हम एमाइलेज भी कहते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, देन देयर इज एमाइलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और उसके बाद होते हैं लिपोलाइटिक एंजाइम्स। तो सकस एंट्रिकस में इंटेस्टाइनल जो जूस है उसमें ये एंजाइम्स होते हैं, सकस दैट मींस लिपोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंजाइम्स। तो लिपोलाइटिक एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स हो गए व्हिच ब्रेक, व्हिच एक्ट ऑन द लिपिड्स, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करें। तो लिपोलाइटिक एंजाइम्स में होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइपेज इज द लिपोलाइटिक एंजाइम। और इसमें होती है न्यूक्लियेसिस, न्यूक्लियेसिस। तो व्हाट आर न्यूक्लियेसिस, व्हिच डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये एक्ट करते हैं, कहते हैं एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स व्हिच एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड्स, जो एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करते हैं उनको हम न्यूक्लियेसिस कहते हैं। तो न्यूक्लियेसिस दो किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं दैट इज डीएनएस, आरएनएस, बहुत सारे होते हैं, एक तो मैं बोलूंगा डीएनएस, आरएनएस, उसके बाद होते हैं न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस, ठीक है, सिंपली मैं कहूंगा न्यूक्लियो, अब दो ही हम लिखेंगे, देखो न्यूक्लियसिस दो किस्म के होते हैं, जो डीएनए पर एक्ट करेगा उनको हम डीएनए न्यूक्लियसिस कहते हैं, जो आरएनए पर एक्ट करेगा उनको हम आरएनएस कहते हैं। लेकिन जो इसमें न्यूक्लियसिस प्रेजेंट इंटेस्टाइनल जूस में जो न्यूक्लियसिस प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड टाइडेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस एंड न्यूक्लियोटाइडेसिस, ये प्रेजेंट होता है। These are the nucleases which are present in intestinal juice, जो सकस एंट्रिकस है,
ये हो गया। और इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट भी होता है, हाई हाई कंटेंट इनका होता है, हाई कंटेंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसीलिए जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, जो इंटेस्टाइनल में जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज एल्कलाइन, 8.3 पीएच होता है। तो इंटेस्टाइनल में पीएच कितना होता है? इंटेस्टाइनल में पीएच होता है 8.3, एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन नेचर होता है। इसी एल्कलाइन नेचर पर ये सारे एंजाइम्स फंक्शन करते हैं। तो इसमें एंजाइम्स भी होते हैं कुछ, ये मैं एंजाइम्स की बात, एंजाइम्स छोड़ो, हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स भी निकलते हैं जो मोस्टली निकलते हैं डोडोनियल म्यूकोसा से, हार्मोन्स निकलते हैं। उसमें एक हार्मोन मैंने बोला है गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन की फंक्शन कल भी मैंने बोली है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, या सिस्टोकाइनिन दूसरा हार्मोन है, वो भी मैं आगे आगे सारा बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया ये क्लियर। अब देखो इनकी एक्शंस भी अभी हम लेंगे, इनकी एक्शंस में अभी आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन कैसे कैसे एक्शन करता है। तो चलिए चलते हैं पहले हम क्या, और हाँ इसमें एक और नॉन नॉन डाइजेस्टिंग एंजाइम किसमें होता है? नॉन डाइजेस्टिंग, जो डाइजेस्टिव जो डाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है, दैट्स एंटीरियोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज पहले हम इसी को लेते हैं। एंटीरियोकाइनेज जो है ना, ये भी इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। ये नॉन डाइजेस्टिव होता है, ये ब्रेक डाउन किसी का नहीं करता है, इट इज नॉन डाइजेस्टिव इन फंक्शन। इसका काम क्या है? ये स्टिमुलेट करता है, ये एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? इट एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को। ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन कहां से आता है? ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ये पैनक्रियास से आता है। ट्रिप्सिनोजिन क्या है? फ्रॉम पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से ट्रिप्सिनोजिन आता है। ट्रिप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें जिन है, तो जिन मींस जाइमोजिन, इज एन इनएक्टिव एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? एंटीरियोकाइनेज। तो एंटीरियोकाइनेज इट विल एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन, दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटीरियोकाइनेज, ठीक है। इसकी फंक्शन क्लियर है? चलिए अब देखो, मैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो इसमें होते हैं, जो मैंने कहा था अमाइनो पेप्टाइडेज, जिसको हम इरिप्सिन भी कहते हैं, और डाइपेप्टाइडेज, इनकी फंक्शन क्या है? अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कौन? डाइपेप्टाइडेज। इसने लिखा ही है डाइपेप्टाइडेज। तो देखो ये क्या करता है? अमाइनो पेप्टाइडेज ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को, इट विल कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स को क्या करेगा? कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स एंड देन इनटू अमाइनो एसिड्स। तो सिंपली इट विल कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। सिंपली अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है? ये पेप्टाइड्स को, इट विल कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो डाइपेप्टाइडेज क्या करता है? इट विल कन्वर्ट डाइपेप्टाइड्स, ये डाइपेप्टाइड्स को, ये सिंपली पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। तो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट ये करते हैं, दे सिंपली कन्वर्ट द प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। तो यही चीजें हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो अमाइनो पेप्टाइडेज है और पेप्टाइडेज है, डाइपेप्टाइडेज, दे विल कन्वर्ट, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो पेप्टोन हो, चाहे वो पेप्टाइड हो, they will convert these things into, किस में भी कन्वर्ट करेंगे? into amino acids, amino acids। तो हो गई इसकी फंक्शन क्लियर। और पीएच कितना होना चाहिए? पीएच शुड बी 8.3 पीएच, ठीक है, पीएच शुड बी 8.3 जिस पर ये फंक्शन होता है। तो ये इनकी फंक्शन हो गई। उसके बाद एमाइलाइटिक, जो एमोलाइटिक एंजाइम्स है, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट पर जो एक्ट करते हैं, तो उसमें आता है सक्रेज। तो सक्रेज देखो क्या है? सक्रेज के लिए सबस्ट्रेट कौन होती है? सक्रेज विल ऑलवेज एक्ट ऑन सक्रोज, सक्रोज, ठीक है, द डाइसैकेराइड सक्रोज। तो सक्रोज पर कौन बैठेगा? सक्रेज इस पर एक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट सक्रोज
को ये सक्रेज कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है देन देयर इज माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। तो माल्टेज एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन माल्टोज, और माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद है लैक्टेज, तो लैक्टेज विल एक्ट ऑन लैक्टोज, इसके लिए सबस्ट्रेट लैक्टोज है, तो लैक्टोज ये कन्वर्ट करेगा इसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होगी, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट डेक्स्ट्रनेज, लिमिट डेक्स्ट्रनेज पर लिमिट डेक्स्ट्रनेज को कौन कन्वर्ट करेगा, लिमिट डेक्स्ट्रनेज, लिमिट डेक्स्ट्रनेज इसको कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट इसको, ठीक है। तो ये हो गए सारे कौन से, these are the amylolytic enzyme, that means carbohydrate digesting enzymes, ये हो गए। माल्टोस, हाँ, तो आइसोमाल्टोस पर कौन एक्ट करेगा, आइसोमाल्टेज, ये ग्लूकोज टू ग्लूकोज, दैट मींस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट, ठीक है। तो दीज, ये तो हो गई इनकी फंक्शंस, ये कैसे एक्ट करेंगे। अब हो गए न्यूक्लियसेस, देखो न्यूक्लिक एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डीएनए, इस डीएनए पे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पर क्या करूंगा मैं, इस पर मैं डालूंगा न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम और न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम क्या है, देखो न्यूक्लियोटाइडेस, पहले न्यूक्लियोटाइडेस या न्यूक्लियोसाइडेस ये काम क्या करते हैं, ये सिंपली देखो, ये सिंपली क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइडेसिस, न्यूक्लियोटाइडेसिस, हाँ ये है मेरे पास, ये क्या है, ये न्यूक्लियसिस है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डीएनए है और आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पर कौन डालूंगा मैं इस पर डीएनए पर मैं डीएनए डालूंगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स को मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोटाइड्स को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू न्यूक्लियोसाइड्स में। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा, न्यूक्लियोटाइडेस, और न्यूक्लियोसाइड्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इनटू पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो उसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, न्यूक्लियोसाइडेस, ठीक है। इसी तरीके से आएगी, क्योंकि डीएनए किसका बना होता है, डीएनए बना होता है, देखो ये ग्लूकोज है बीच में, पेंटोज शुगर हम इसको कहते हैं, पेंटोज 5 कार्बन वाला शुगर है, पेंटोज शुगर के साथ कौन यहां पर होता है, नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ ग्लूकोज के साथ कौन अटैच हुआ होता है, फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर यही दो है, नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज है, देन इट इज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड पर फॉस्फेट भी जमा होता है, तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा,
बन जाएगा, फॉर एग्जांपल डीएनए या न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, चाहे डीएनए बन गया या आरएनए बन गया। तो दैट मींस डीएनए जब भी कन्वर्ट हो जाएगा वो पहले किस में आएगा, न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर्म में आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स किस में आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स इस वाले फॉर्म में आएगा। और न्यूक्लियोसाइड्स, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वहां पर नाइट्रोजनस बेस अलग निकलेगी और ग्लूकोज जो पेंटोज शुगर है वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए होते हैं न्यूक्लियोसाइडेसेस, न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइड। इसी तरीके से है आरएनए, आरएनए पर क्या डालेंगे हम, आरएनएस, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दैट मींस न्यूक्लियोटाइड्स ही है बट उसमें राइबो शुगर है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। फिर यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइडेज डालेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइडेज, या सिंपली हम न्यूक्लियोटाइडेज डालेंगे, वो राइबोन्यूक्लियोसाइडेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियोसाइडेसेस फिर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो these are the enzymes, these are the nucleases which are present inside the Sacacentricus, that means intestinal juice में ये present होते हैं। और देखो अब यहाँ पर हम लेते हैं हार्मोन्स की बात हम करते हैं। अब देखो हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल जो हार्मोन्स है उनका रोल क्या है, ठीक है, और वो कहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स। पहले मैंने गैस्ट्रिन का मैंने बोला है, गैस्ट्रिन या गैस्ट्रिन जी सेल से निकलता है, वो तो छोड़ा। अब यहां से लेते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है, जो डेडुनियल म्यूकोसा से निकलता है, ठीक है, म्यूकोसा ऑफ डेडुनियम, डेडुनियम के म्यूकोसा से वो निकलता है। और सेक्रेटिन का काम क्या है, ये लिवर और पैंक्रियास से सोडियम बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन करवाता है। तो सेक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम bicarbonates from liver and pancreas। इसी तरीके से एक और एंजाइम है, एक और हार्मोन है, दैट इज कोलसिस्टोकाइनिन, आई सेल्स, ये एस सेल से निकलता है और ये आई सेल्स ऑफ डेडुनियम, आई सेल्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ डेडुनियल म्यूकोसा। ये काम क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये कंट्रैक्शन किसकी कराता है, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। और वहां से क्या सेक्रेट होता है, वहां से बाइल सेक्रेट हो जाएगा, दैट मींस बाइकार्बोनेट्स वहां से आते हैं। तो जिससे ये मेंटेन एल्कलिनिटी रखता है, जो इंटेस्टाइनल जूस में एल्कलिनिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया है कि ये करता क्या है। एंटीरियोगेस्टेरोन, एक और ये भी कहां से निकलता है, फ्रॉम द डेडुनियम ही निकलता है। ये एंटीरियोगेस्टेरोन ये क्या करता है, इट विल इनहिबिट, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशंस। गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट मीन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशंस मींस जो स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनकी सेक्रेशन को ये रोक देता है। कौन, एंटीरियोगेस्टेरोन। तो एंटीरियोगेस्टेरोन रोक देता है किसकी सेक्रेशन, इंटेस्टाइनल, ये इनहिबिट्स द स्टोमक ग्लैंड्स जो होते हैं, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सेक्रेशन को ये रोक देता है, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज अगर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है ना, देखो अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मैंने कंपोजिशन सारी बोल डाली है, मैंने इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो गलाए है मैंने उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्रिप्टस ऑफ लिवर का, क्रिप्टस ऑफ लिवर को
देखो क्रिप्ट सब लिवर कौन क्या होता है, ये ऐसे बीच विलाई के बीच में ये होते हैं, ठीक है, विलाई के बीच में होते हैं ये ग्लैंड्स क्रिप्टस ऑफ लिवर कॉर्न, जिनको हम कहते हैं क्रिप्टस ऑफ लिवर कॉर्न। These glands are present between the villi, crypts of liver कॉर्न जिसको हम कहते हैं intestinal glands, ठीक है। और ये भी क्या कहता है इंटेस्टाइन जूस ही सेक्रेट करेगा। और दूसरा एक ग्लैंड होता है जो डायरेक्ट अपनी सेक्रेशन इंटेस्टाइन में डालता है, जो डायरेक्ट ये तो यहाँ से डालेगा वहाँ इनडायरेक्टली डालेगा, लेकिन दूसरा होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये डायरेक्टली अपनी सेक्रेशन किस में डालता है, इंटेस्टाइन में डालता है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये खाली म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड, इट विल ओनली सेक्रेट म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड, एंजाइम्स कुछ नहीं छोड़ता है, ये म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड है, खाली म्यूकस छोड़ेगा, इसमें खाली होती है गॉबलेट, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स खाली इसमें होती है। लेकिन क्रिप्टस ऑफ लिवर कॉर्न में क्या होती है, देयर इज एंटीरियोसाइट्स होते हैं, हाँ एंटीरियोसाइट सेल्स होती है जो एंजाइम्स को रिलीज करती है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो भी किस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आते हैं, क्रिप्टस ऑफ लिवर कॉर्न से आते हैं। और क्रिप्टस ऑफ लिवर कॉर्न कहां पर लोकेट होता है, बिटवीन द विलाइज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द विलाइज, ठीक है। देखो ये कहां पर, ये बात मुझे याद क्यों आई, क्योंकि एक हार्मोन है डुक्रोनिन, डक्रोनिन, ठीक है। तो ये डक्रोनिन क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट ब्रूनर ग्लैंड सेक्रेशन, स्टिमुलेट्स ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेशन। तो दैट मींस म्यूकस सेक्रेशन को ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड से जो भी सेक्रेशन आएगी दैट इज म्यूकस रिच, उसमें खाली म्यूकस ही भरा होता है। और ये भी जो ये डुक्रोनिन जो है, डुक्रोनिन भी कहां से निकलता है, इट विल गेट सेक्रेटेड फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ डोडोनियम, ये भी डोडोनियम से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और है विल्किनिन, जो विल्किनिन है, विल्किनिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकलता है, म्यूकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलता है। और ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ विलाई, ठीक है, मूवमेंट ऑफ विलाई, विल्किनिन, इसका नाम ही है विल्किनिन, विल्किनिन। तो विल्किनिन जो होता है, विल्किनिन को हम कहते हैं, विलाई पर ही इसका नाम पड़ा है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ विलाई, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ विलाई। तो जो ही मूवमेंट विलाई की हो जाएगी तब जाके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ हो जाएगी फूड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, विल्किनिन, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स है जो कहां से निकलते हैं, इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो यहां तक तो हो गया, तो वी विल फिनिश अप द लार्ज इंटेस्टाइन्स एज वेल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एक तो हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ डाला है, हमने इनके बारे में पढ़ा है, और हमने इनकी सेक्रेशंस भी खत्म किए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही छोटा है, इसमें कोई भी ज्यादा नहीं है कुछ। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक मस्कुलर ट्यूब ही होता है, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब, और इसकी लेंथ होती है 5 फीट, 5 फीट इसकी लेंथ होती है, इस लेंथ इज 5 फीट। तो दैट मीन लेंथ वाइज ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, बट डायमीटर इसका बहुत बड़ा होता है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, मेनली 3 पार्ट्स ही है, फिर एक पार्ट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक तो है सीकम, दिस द फर्स्ट पार्ट, और ये जो सीकम है, सीकम और एलियम, इनके दरमियान एक जंक्शन है, दैट जंक्शन इज नोन एज इलियोसिकल वैल्व, इलियोसिकल वैल्व, ठीक है, इलियोसिकल वैल्व उसको कहते हैं। और सीकम के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स ऑफ सीकम, वॉल ऑफ सीकम, it contains a pocket like structure that is known as vermiform of appendix. Wall of cecum contains pocket like structure, इसमें एक pocket like structure होता है, pocket like structure that is known as vermiform of appendix, vermiform of appendix, उसको हम vermiform of appendix कहते हैं।
ठीक। उसके बाद है क्लोन। क्लोन जो है ना, क्लोन भी मस्कुलर है, क्लोन इज अनदर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्लोन देखो क्या हो जाता है, ये एसेंड हो जाता है अपवर्ड्स। तो जो ये सीकम से निकलता है तो उसके बाद ये एसेंड अपवर्ड्स हो जाता है, जिसको हम एसेंडिंग क्लोन कहते हैं। फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल चलता है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल चल गया तो दैट इज नोन एज डिसेंडिंग क्लोन। उसके बाद ये डिसेंड हो जाता है, इट विल डिसेंड। It is descending clone, it is transverse clone, it is ascending clone, then उसके बाद एस शेप्ड क्लोन निकलता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बना देता हूं, छोटा छोटा सा ही बना दूंगा। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखो दिस इज असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, then there is descending clone, then there is S-shaped clone, this is known as sigmoid clone, and the last part of the large intestine is rectum। और रेक्टम फिर आगे जाके रेक्टल कैनाल, एनल कैनाल बनाता है, एनल कैनाल फिर यहां पर ओपन हो जाते हैं इनटू एनस। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां पर देखो, यहां पर होता है सीकम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सीकम, और सीकम की जो वॉल पर यहां पर होता है, ये सीकम की वॉल है, वॉल पर यहां होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज नोन एज वर्बिफॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। एक तो क्लोन, क्लोन के हो गए आपके पार्ट्स। ठीक है, असेंडिंग क्लोन आ गया, डिसेंड ट्रांसवर्स क्लोन आ गया, डिसेंडिंग क्लोन आ गया, और सिग्माइड क्लोन आ गया। ठीक है, उसके बाद एस शेप्ड पार्ट जो निकलता है दैट इज सिग्माइड क्लोन, दिस इज द एस शेप्ड क्लोन, इट इज एस शेप्ड क्लोन। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज नोन एज रेक्टम। रेक्टम जो है दिस इज द लास्ट पार्ट, और रेक्टम बहुत ही छोटा होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो रेक्टम होता है ये स्लाइटली डायलेटेड पार्ट होता है, और इसमें क्या, इसमें बेसिकली ये कंसर्न्ड होता है, किसके साथ ये कंसर्न्ड होता है, इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्टोरेज ऑफ फेसेस, इसमें फेसेस स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो रेक्टम होता है ये लिटिल बिट यहाँ पर डायलेट होता है, ऐसा एक्सपैंड होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इट इज मेड फॉर स्टोरेज ऑफ फेसेस, फीकल मैटर इसमें रहता है। ठीक है, फीकल मैटर कहाँ रहता है, रेक्टम, फीकल मैटर स्टोर, तो फीकल मैटर स्टोर ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, स्टोर ऑफ फीकल मैटर, यहाँ पर फीकल मैटर स्टोर रहता है। और ये जो एनस है यहाँ पर ये रेक्टम के आगे, रेक्टम विल फॉर्म द एनल कैनाल, रेक्टम एनल कैनाल बनाता है, और फिर उस एनल कैनाल पर आगे जाके दो ऐसे लिड्स होते हैं, दैट इज नोन एज स्पिंस्टर्स होते हैं, एनल स्पिंस्टर्स उनको हम कहते हैं, एंड दैट विल लेड इनटू द एनस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका जो म्यूकस होता है, रेक्टम का जो म्यूकस होता है दैट इज फोल्डेड, म्यूकस लेयर इज फोल्डेड, म्यूकोसल लेयर इज फोल्डेड। म्यूकोसल लेयर क्या होती है, ये फोल्डेड होती है, एंड दोस फोल्ड्स आर नोन एज म्यूकोसल फोल्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसल फोल्ड्स, म्यूकोसल फोल्ड्स, और इनको हम पॉपुलरली नाम देते हैं रेक्टल फोल्ड्स, रेक्टल फोल्ड्स। ठीक है, तो कभी कभार देखो ये एनल कैनाल जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ रेक्टम, एनल कैनाल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ रेक्टम, ये नर्व हो जाता है और एनल कैनाल बनाता है। तो एनल कैनाल पर यहाँ पर वेनस यहाँ से होती है, कभी कभार वेनस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो रेक्टल वेन्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड दैट इन्फ्लेमेशन फिर जब यहाँ से फीकल मैटर आता है, इफ फीकल मैटर इज ड्राई तो यहाँ से फिर खून आने लगता है,
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर एक डिफेक्ट ऐसा ही होता है, दैट इज नोन एज पाइलस। पाइलस यही से होता है, जो रेक्टल वेन्स होती है, रेक्टल वेन्स स्वेल अप हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, and that will let the blood in stools, and that bloody stool which is coming out of the anus, which is due to the inflammation, which is due to the swelling of the rectal veins, and that is known as pilus। ठीक है, इन्फेक्शन होता है ये रेक्टम का, एंड दैट विल आल्सो लेट द if the pilus remain untreated, अगर pilus untreated रह गई, that will lead to the rectal cancers। आई थिंक, और देखो इसका रोल क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल कोई एब्जॉर्बिशन, देखो ये फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इट मे एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर इज absorbed in लार्ज इंटेस्टाइन्स। और इससे सेक्रेट क्या होता है, इसमें भी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स होते हैं, बट दे विल ओनली सेक्रेट इज म्यूकस। तो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इसमें होते हैं, दे विल ओनली सेक्रेट द म्यूकस, क्योंकि उस म्यूकस से क्या होता है, उस म्यूकस से जो ये फूड होता है, जो ये बेसिकली म्यूकस सेक्रेट करता है, उससे जो इंटेस्टाइन की जो प्रोटेक्शन, हाँ उससे इंटेस्टाइन की प्रोटेक्शन रहती है। तो अगर मैं फंक्शन कहूँ इंटेस्टाइन से, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है ये, दूसरा इसमें और ये क्या इंटेस्टाइन्स इंटेस्टाइन्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो म्यूकस होता है दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो बहुत सारी और एक्टिवेशन में भी ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, जो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिवेशन कराता है। बहुत सारी फंक्शंस है यहाँ पर। तो ये हो गया, दिस मेक्स द एंड आफ्टर डाइजेशन। तो ये हमारे पास एंड हो गया डाइजेशन। डाइजेशन में इतना ही था, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है डाइजेशन में कि कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम करता क्या है। अब इसमें देखो ग्लैंड्स रह गए, अब ग्लैंड्स रह गए, दैट मींस पैनक्रियाज इसमें रह गया है, और लिवर एंड गाल ब्लैडर वो एक ही आएगा, तो वो हम कल लेंगे, कल के लेक्चर में उन दोनों को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।